बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट CS 110 कंप्यूटर नेटवर्क्स। रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है द नीड फॉर एंड टू एंड प्रोटोकॉल। उसके बाद हम देखेंगे यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। उसके बाद हम देखेंगे कनेक्शनलेस पैराडिग्म क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस और लास्ट में हम देखेंगे सपोर्ट फॉर मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर बेस कर है चैप्टर नंबर 25 डाटाग्राम ट्रांसपोर्ट सर्विस और इसका पेज नंबर है 419 और ये जो बुक यूज की जा रही है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन है और बाय डॉगलस ई कमर है। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो है आईपी कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन करता है और इसके बाद इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन जो होते हैं वो कंप्यूटर ही होते हैं और इसको हम मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तो अगर एग्जांपल की बात करें, जस्ट सपोज के एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो दोनों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो मशीन टू मशीन हो रही होती है। सेकंड टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वो है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो हो रही होती है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। अभी जो हमने आईपी देखा था वहाँ हो रही थी कंप्यूटर टू कंप्यूटर, यहाँ पे एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन हो रही है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि हमें एक एक्सटेंडेड एड्रेसिंग मैकेनिज्म चाहिए था जो कि एप्लीकेशन को भी आइडेंटिफाई कर सके, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल बनाए गए। तो यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो जस्ट सपोज कि दो कंप्यूटर हैं तो वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन करनी है वो एप्लीकेशन ने करनी है। तो जस्ट सपोज कि एक स्काइप एप्लीकेशन है वो दूसरे कंप्यूटर की स्काइप एप्लीकेशन से करना चाह रही है, तो यहाँ पे ये एंड टू एंड इनक्रप्शन जो होगी वो स्काइप एप्लीकेशन से इस स्काइप एप्लीकेशन हो रही थी, जबकि आईपी के केस में था जो हो रही थी ना कम्युनिकेशन वो कंप्यूटर 1 टू कंप्यूटर 2 हो रही थी। अब यहाँ पे कोई और भी एप्लीकेशन है ना, जस्ट सपोज कि यहाँ पे कोई और एप्लीकेशन है, तो अगर आईपी की बात करें तो ये जो होना थी कम्युनिकेशन होती है वो सिस्टम टू सिस्टम होनी थी। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन हो रही है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर नहीं हो रही। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यूडीपी का। तो ये फर्स्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल था और ये एप्लीकेशन को डाटाग्राम रिसीव या सेंड करने की इजाजत देता था। उसके बाद जो इसका पैकेट फॉर्मेट था वो आईपी के फॉर्मेट से डिफरेंट था। और यहाँ पे अगर यूडीपी की बात करें तो यहाँ पे बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस को यूज करता है, यानी अपनी तरफ से बेस्ट अटेम्प्ट करता है कि वो जो डाटाग्राम है ना उसको डिलीवर कर दिया जाए, लेकिन समटाइम एरर हो भी सकता है, लेकिन ये अपनी तरफ से बेस्ट अटेम्प्ट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें न्यू प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ी थी। जब अगर आईपी अच्छा वर्क कर रहा था तो हमें न्यू प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो इसकी एक वजह थी कि जो आईपी था ना वो एक एसेंशियल फीचर को लैक कर रहा था। तो वो फीचर क्या था? सो आईपी के केस में जो एंड पॉइंट थे ना वो कंप्यूटर थे, यानी कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन हो रही थी। आईपी जो है ना किसी सिस्टम पे अगर कोई एप्लीकेशन रन कर रही होती है ना तो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था, उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था। इसके लिए जस्ट एक कंप्यूटर होता था, वो होस्ट होता था, उसके अंदर की एप्लीकेशन नहीं होती थी। तो यहाँ पे ये उनको सपोर्ट नहीं करता था, यानी उन एप्लीकेशन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करता था। अब इसकी रीजन ये थी कि जो डाटाग्राम होता था इसमें हेडर जो था ना उसमें सिर्फ कंप्यूटर का एड्रेस होता था, तो वहां पे एप्लीकेशन का एड्रेस नहीं होता था। इस वजह से जो था डाटा फॉर्मेट उसकी वजह से, इसलिए इसके लिए जो कंप्यूटर था ना सिर्फ वही एंड पॉइंट था। अब जो नया प्रोटोकॉल बनाएगा उसकी दो टाइप थी। पहली जो थी वो थी यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल और सेकंड जो थी वो थी टीसीपी। अब अगर यूडीपी की बात करें तो लेस कम्प्लेक्स है और इसी तरह इजियर टू अंडरस्टैंड है। और सेकंड नंबर पे ये ऐसी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता था जिसकी एप्लीकेशन एक्सपेक्ट कर रही होती थी, यानी एप्लीकेशन तो आइडेंटिफाई करता है लेकिन सेम काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता था जो एप्लीकेशन एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं यूडीपी के क्या है। तो सबसे पहले जो है वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन, यानी इसमें क्या होता है ये एप्लीकेशन को भी डिस्टिंग्विश कर सकता है और डायरेक्ट एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। सेकंड नंबर पे जो है वो कनेक्शन लेस, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉलो करे तो वो कनेक्शन लेस पैराडिग्म को यूज कर रही होती है। इसका मतलब होता है कि उन्हें एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करना पड़ता। अगर इसकी एग्जाम्पल दें तो एक टेलीफोन की एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहाँ पे जब हमने बात करनी होती है ना तो यहाँ पे दोनों डिवाइसेस का एक दूसरे के साथ कनेक्शन लाजमी होता है। इसी तरह अगर वो बात करें जब हमने मैसेज सेंड करना होता है तो वहां पे कनेक्शन लाजमी नहीं होता। अब दूसरा फोन चाहे वो ऑफ भी है, वो बंद भी है, बैटरी उसकी लो है, ये कुछ भी है, तो मैसेज जो है डिलीवर हो जाएगा। जब सेकंड मोबाइल है वो ऑन होगा तो उसको मैसेज जो है रिसीव हो जाएगा। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल दी जा सकती है, जैसे हम ईमेल सेंड करते हैं ना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो दूसरे कंप्यूटर का पहले कंप्यूटर के साथ अटैच होना लाजमी नहीं है। तो जब सेकंड कंप्यूटर ऑनलाइन होता है ना तो वो उसको ईमेल रिसीव हो जाती है। थर्ड जो है वो है मैसेज ओरिएंटेड। तो मैसेज ओरिएंटेड की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि जो मैसेज सेंड किया जाता है वो इंडिविजुअल मैसेज सेंड किया जाता है, यानी उसके पार्ट्स बना के नहीं सेंड किया जाता है। हमने पीछे देखा था फ्रेगमेंटेशन को, तो अगर कोई मैसेज होता था ना वो सेंड नहीं हो सकता था तो उसके क्या करते थे कि छोटे छोटे पार्ट्स बना देते थे, जैसे 2 बनाते देते, 3 बना देते थे, तो वो नेटवर्क पे डिपेंड कर रहा था। तो जो मैसेज ओरिएंटेड होता है ना इसका मतलब है कि मैसेज होगा वो कंप्लीट ही सेंड किया जाएगा, उसके पार्ट्स नहीं बनाए जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। अब ये उसी तरह जैसे आईपी था ना अपनी तरफ से बेस्ट अटेम्प्ट करता है डाटाग्राम को डिलीवर करने के, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एरर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्बिट्रेरी इंटरेक्शन। अब यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन कर सकता है ना वन एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन जो होती है वो वन भी हो सकती है, इसी तरह एक से ज्यादा भी हो सकती है। यानी कि अगर बात करें एक तरफ एक एप्लीकेशन है और दूसरी तरफ मल्टीपल एप्लीकेशन है तो ये उनके साथ भी कर सकता है और वन टू वन एप्लीकेशन भी कर सकता है, और इनफैक्ट ये एनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये अपने यानी ये जो आइडेंटिफायर नेटवर्क यूज कर रहा होता है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं उन पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है, इसके अपने आइडेंटिफायर होता है और उन्हीं को ही यूज करता है।
अब नेक्स्ट है कि कनेक्शन लेस पैराडिग्म क्या होता है। तो अगर पहली बात करें कनेक्शन लेस की, तो अभी हम देखे आए हैं कि अगर टेलीफोन की एग्जांपल ले लें तो वहां पे अगर दोनों फोन जो होते हैं वो बात करने के लिए उन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्शन लाजमी होता है, लेकिन इसी तरह अगर मैसेज की बात की जाए तो उसके लिए कनेक्शन लाजमी नहीं होता। तो यहाँ पे अगर यूडीपी की बात करें तो इसको यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करना पड़ता, और इसी तरह जब इसको कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करना पड़ता तो टर्मिनेट करने की भी जरूरत नहीं, यानी जो भी हो रहा है वो कनेक्शन लेस हो रहा है तो यहाँ पे टर्मिनेट करने की भी जरूरत नहीं है। अब सेकंड नंबर पे कि ये एप्लीकेशन को अलाउ करता है कि वो एक लंबे डिले के बाद जो है वो मैसेज को सेंड कर सके, यानी एक अगर मैसेज सेंड कर दिया ना तो उसके बाद 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद भी दूसरे मैसेज को सेंड किया जा सकता है। और यहाँ पे इसमें जो कंट्रोल मैसेज होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, जो सिर्फ होता है वो डाटा मैसेज को, यानी जो हमने एक्चुअल डाटा सेंड करना होता है सिर्फ वही जा रहा होता है। जब सिर्फ एक्चुअल डाटा जा रहा होता है तो वहां पे लो ओवरहेड हो जाता है, यानी कि जो डाटाग्राम होता है ना वो इतना लेंथी नहीं होता और वो इजीली ट्रेवल कर सकता है और इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। अब यहाँ पे मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस है, तो यूडीपी जो है ये मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस को ऑफर करता है। इसका मतलब है कि जो मैसेज होता है ना, यानी कि जो भी एक्चुअल डाटा होता है उसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता, फ्रेगमेंटेशन नहीं की जाती। तो जब फ्रेगमेंटेशन नहीं की जाती तो मैसेज को कंबाइन करने की भी जरूरत नहीं होती। इस तरह एक एक्चुअल जो मैसेज है वो सेंड किया जाता है और वो एक्जैक्टली सेम एज इट इज जो है सोर्स मशीन या सोर्स एप्लीकेशन उसको रिसीव हो जाता है। अब यहाँ पे मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस के एडवांटेज की बात करें, जो पहला एडवांटेज वो ये है कि जो डाटा की बाउंड्री होते हैं वो डिसाइड करना जो होता है वो एप्लीकेशन का काम नहीं होता, बल्कि वो प्रोटोकॉल का काम होता है। यानी कि डाटा अगर कुछ इस तरह से है ना तो ये कितने ऑक्टेट का होगा ये डिसाइड करना, ये इसका प्रोटोकॉल का काम होगा। इसी तरह जो हेडर होगा वो कितने ऑक्टेट का होगा ये भी प्रोटोकॉल का काम है। यानी जो भी काम करना है ना ये प्रोटोकॉल का काम है। इसमें जो एप्लीकेशन है उसने क्या करना है कि उसने जस्ट सेंड डाटा जो है ना उसको सेंड कर देना है या रिसीव करना है बस। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला ये कि जो भी यूडीपी मैसेज सेंड करता है ना वो एक सिंगल आईपी डाटाग्राम में फिट आना चाहिए। तो यूडीपी जो है ये नेटवर्क का इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर यूडीपी बहुत छोटे डाटाग्राम सेंड करेगा तो नेटवर्क पे ट्रैफिक बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर बहुत बड़े डाटाग्राम सेंड करेगा तो नेटवर्क के दरमियान जो राउटर वगैरह होंगे वो इनको रिसीव या फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। यानी अगर यूडीपी 1500 ऑक्टेट का डाटाग्राम सेंड करता है और राउटर सिर्फ 1000 ऑक्टेट का सपोर्ट करता है तो डाटाग्राम आगे डिलीवर नहीं हो सकेगा, यानी वहां पे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो नेटवर्क होता है ना इतना अच्छा यूज नहीं करता। क्यों नहीं करता? यहाँ पे हमने देखा था कि यूडीपी होता है कोशिश करता है कि जो भी डाटा सेंड करे ना उसे सिंगल डाटाग्राम में सेंड करने की कोशिश करता है। अब इसमें कुछ इशू आ सकते हैं। इशू क्या आ सकते हैं कि अगर ये डाटाग्राम जो होते हैं ना वो टू स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे डाटाग्राम को सेंड करने की कोशिश करता है तो उसमें इश्यू ये आता है कि जो नेटवर्क की ट्रैफिक होते हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब सेकंड नंबर पे क्या है कि अगर ये बहुत ज्यादा लंबे डाटाग्राम भेजने की कोशिश करे, यानी ये अवॉइड करने की कोशिश करे कि जो नेटवर्क ट्रैफिक हो वो इंक्रीज ना हो। अब इसमें ये इशू आता है कि हमने देखा था पीछे अभी हमने एक एमटीयू का टॉपिक देखा था कि ये जो नेटवर्क होता है ना वो उसकी एक मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होती है, यानी इतने ऑक्टेट तक या इतना डाटाग्राम वो जो होता है ना वो सपोर्ट कर सकता है। अभी जस्ट सपोज करें कि ये जो डाटाग्राम सेंड कर रहे हैं ये 1500 का कर रहे हैं और जो अगला नेटवर्क है वो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं 1000 को। अब यहाँ पे इशू आ जाएगा कि जो अगला नेटवर्क होगा ये इस वाले डाटाग्राम को सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो उस वजह से इसकी फ्रेगमेंटेशन की जरूरत पड़ जाए, जबकि जो यूडीपी होता है ये कोशिश यही करता है कि इसे फ्रेगमेंटेशन की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह करके जो डाटाग्राम ये बहुत स्मॉल डाटाग्राम उनको भी सेंड नहीं कर सकता, इसी तरह जो लॉन्ग डाटाग्राम है उनको भी सेंड नहीं कर सकता। अभी आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपको एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आ सकते हैं कि यूडीपी के एडवांटेज क्या है, इसी तरह आपको यूडीपी के डिसएडवांटेज भी आ सकते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू दोनों में आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूडीपी कम्युनिकेशन सिमेंटिक। अब जो यूडीपी यूज कर रहा होता है ना उसी आईपी को यूज कर रहा होता है और इसमें जो सिस्टम यूज हो रहा होता है ना वही बेस्ट एफर्ट डिलीवरी वाला हो रहा होता है। अब इसका मतलब होता है कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होता है, यानी बेस्ट एफर्ट कर रहा होता है। यूडीपी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रहा होता है कि इनमें से कोई भी इशू ना हो, यानी कि जो डाटाग्राम सेंड किया जा रहा है वो लॉस ना हो, वो डुप्लीकेटेड ना हो, वो डिलेड ना हो, इसी तरह वो आउट ऑफ ऑर्डर ना हो, करप्टेड ना हो। अभी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करने के बावजूद इनमें से कोई ना कोई इशू हो भी सकता है, यानी उसकी गारंटी नहीं करता। अब इस वजह से जो सिस्टम यूज कर रहा होता है ना यूडीपी, तो उसके लिए क्या होता है कि एप्लीकेशन जो है ना उसे इम्यून टू प्रॉब्लम होना चाहिए, यानी कि उसे प्रॉब्लम से फाइट करना आना चाहिए। इस तरह अगर दूसरे नंबर पे ये है कि प्रोग्रामर को कुछ ऐसे स्टेप करने चाहिए कि जिससे जो भी प्रॉब्लम वगैरह है ना उसको या तो आइडेंटिफाई किया जा सके या उसे क्रैक किया जा सके। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो यह भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अब यहाँ जो पहली एग्जांपल है वो है ऑडियो ट्रांसमिशन। अगर ऑडियो ट्रांसमिशन की बात करें तो जैसे होता है ना एफएम या किसी पे कोई ऑडियो की ट्रांसमिशन हो रही होती है तो उसमें छोटा सा डिले आ भी जाए ना तो उसमें कोई खास इशू नहीं होता, यानी कि ऐसे साउंड आ रही है और उसमें तो छोटा सा ब्रेक आ जाए, अब वो दोबारा से साउंड आना शुरू हो जाए तो हल्की सी क्लिक की आवाज़ आती है, यानी कि जहाँ पे वो स्टॉप हो जाती है साउंड। अब नेक्स्ट अगर चली भी जाए ना तो इतना ज़्यादा अनोइंग नहीं होता, यानी कि जो यूज़र सुनने वाला होता है या जो सुन रहे सॉन्ग वगैरह उनको इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, हल्की सी क्लिक आती है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर सेकंड नंबर की बात करें ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन वगैरह, अब कोई एक यूज़र है जैसे दराज की बात कर लें तो यहाँ पे किसी यूज़र ने एक जो ऑर्डर है ना वो प्लेस किया है। अब किसी भी वजह से क्या हुआ कि या तो ऑर्डर जो है ना वो वैसे ही खत्म हो गया या क्या हुआ कि ऑर्डर जो है ना वो डुप्लीकेट हो गया। अब जो ऑर्डर था ना वो 50,000 का था और जब यूज़र ने अपना क्रेडिट कार्ड एंटर किया तो 50,000 की बजाय जो डिडक्शन थी ना वो 1 लाख की हो गई। तो अब इस तरह से अगर इस तरह का कोई इशू होता है ना तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। अब अगर ऊपर वाली ऑडियो ट्रांसमिशन की बात करें तो वहाँ पे कोई इशू आ जाता है तो इतना ज़्यादा उसमें अनोइंग नहीं है, लेकिन अगर इस तरह कोई ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन वगैरह में ये इशू आता है
तो इसमें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो इसके लिए क्या होता है कि जो एप्लीकेशन होते हैं मस्ट बी इम्यून टू दी प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम से वो पाक होनी चाहिए, या फिर प्रोग्रामर को कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि इस तरह की जो एरर अभी हमने इसमें देखी ना, तो वो एरर ना आ सके, अगर आ भी जाए ना तो उसको करेक्ट किया जा सके। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्बिट्रेरी इंटरेक्शन। तो आर्बिट्रेरी का मतलब ये ले सकते हैं कि अनलिमिटेड ले लें, या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर ले लें, या बहुत सारी एप्लीकेशन ले लें, या अननोन कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लें। अब यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यूडीपी होता है नहीं, कितने टाइप ऑफ इंटरेक्शन को यूज़ करता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि 4 टाइप ऑफ इंटरेक्शन को यूज़ करता है। अब जो पहली है ना, सबसे पहले जो है वो है वन टू वन। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक एप्लीकेशन होती है वो दूसरी के एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करती है। कैसे? एक तरफ भी एक एप्लीकेशन होती है और दूसरी तरफ भी एक ही एप्लीकेशन होती है। अब ये दोनों एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रही होती है। अब सेकंड नंबर पे अगर बात करें वो है वन टू मैनी। अब वन टू मैनी का मतलब कि एक तरफ जो होगी वो एक ही एप्लीकेशन होगी, और दूसरी तरफ वो होंगी वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है ये सेम कंप्यूटर पे भी हो सकती है और एक से ज़्यादा कंप्यूटर पे भी हो सकती हैं। यानी अगर बात करें ये भी हो सकता है कि ये 2 एप्लीकेशन एक कंप्यूटर से बिलोंग कर रही हो, एक एप्लीकेशन किसी और से कर रही हो, या इसी तरह 3 जो एप्लीकेशन वो एक कंप्यूटर से बिलोंग कर रही होती है और 2 एप्लीकेशन एक, या होता है कि एक कंप्यूटर से एक एप्लीकेशन, दूसरे कंप्यूटर पर दूसरी एप्लीकेशन, इस तरह यानी मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकती है, मैनी हो सकती है। और थर्ड नंबर की अगर बात करें तो वो है मैनी टू वन। अब ये उसी का रिवर्स समझ ले, जो ऊपर वाली बात है ना वो इसका रिवर्स समझ ले। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तरफ होती है वो मल्टीपल एप्लीकेशन होती है, दूसरी तरफ जो होती है वो सिंगल एप्लीकेशन होती है। अब यहाँ पे फिर से वही हो सकता है कि यहाँ पे जो होती है वो सिंगल कंप्यूटर की एप्लीकेशन भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा कंप्यूटर की एप्लीकेशन भी हो सकती है। अब लास्ट पे मैनी टू मैनी। तो ये मतलब सिंपल है कि दोनों तरफ जो होंगी वो एप्लीकेशन मल्टीपल होंगी, यानी एक से ज़्यादा होंगी। इस तरफ भी मल्टीपल एप्लीकेशन होंगी और इस तरह दूसरी तरफ भी मल्टी एप्लीकेशन होगी। अब यहाँ पे फिर से वही बात होगी कि ये जो एप्लीकेशन है ये एक ही कंप्यूटर से की भी हो सकती है और इस तरह एक से ज़्यादा कंप्यूटर की भी हो सकती है, और इसी तरह ये वाली भी ऐसे ही हो सकती है, यानी एक कंप्यूटर की भी हो सकती है और एक से ज़्यादा कंप्यूटर की भी हो सकती है। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो इनको आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज के हवाले से यहाँ पे सपोर्ट फॉर यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। तो यूडीपी जो होता है नहीं मल्टीकास्ट को अलाउ करता है। कैसे करता है? वन टू मैनी एप्लीकेशन होती है, वो कैसे यूज़ कर रहा होता है? वो मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर रहा होता है। अब ये चीज़ जो है ये आपको एमसीक्यूज में आ सकती है, यानी आपको ये चीज़ जो है एमसीक्यूज में दे दी जाए और आपने जो टिक वो ये वाला टिक करना होगा। इसी तरह जो स्टैंडर्ड होता है ना वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज़ करता है, जिससे वो क्या करता है कि इंटरेक्ट करता है मैनी एप्लीकेशन के साथ, और ये स्पेशली यूजफुल होता है इथरनेट नेटवर्क के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीपी को कैसे पता चलेगा कि जो एप्लीकेशन है वो इसका एंड पॉइंट है। यानी हमने पीछे देखा था कि जो आईपी में होते थे ना उसमें जो एंड पॉइंट होते हैं ना वो कंप्यूटर होते थे। अब यहाँ पे यूडीपी में कैसे पता चलेगा जो एंड पॉइंट है वो कंप्यूटर है या एप्लीकेशन है? तो उसके लिए मैकेनिज्म होता है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला यूज नहीं किया जा सकता, और इसके लिए कोई कॉमन मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसमें ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो मैकेनिज्म है वो क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एप्लीकेशन है या पीसी है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं वो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे होते हैं, इसी तरह जॉब नेम से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, इसी तरह वो टास्क आइडेंटिफायर से भी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। लेकिन यूडीपी इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना वो हेट्रोजेनियस हो सकती है, यानी नेटवर्क जो होते हैं ना हेट्रोजेनियस हो सकते हैं। अब कहाँ पे कोई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो वहाँ पे जो होता है ना वो कॉमन मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए यूडीपी जो होता है ना ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैकेनिज्म यूज़ कर रहे होते हैं उनको यूज़ नहीं कर सकता। अब हेट्रोजीनियस नेटवर्क की वजह से यूडीपी क्या करता है कि एक आइडेंटिफायर का सेट यूज करता है जिसे प्रोटोकॉल पोर्ट्स कहा जाता है। अब प्रोटोकॉल पोर्ट्स जो होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जिस भी सिस्टम के ऊपर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके इंडिपेंडेंट होती है। यानी अगर एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर भी इस यही प्रोटोकॉल पोर्ट से आइडेंटिफाई करेगा, और इसी तरह अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 10 है, विंडो 11 है, या कोई लिनक्स है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिफाई किया जाएगा वो प्रोटोकॉल पोर्ट से किया जाएगा। यानी सिस्टम तो अलग अलग हो रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो हेट्रोजीनियस हो, तो इस वजह से जो यूज करेगा ये प्रोटोकॉल पोर्ट्स को यूज करेगा। अब यहाँ पे जो यूडीपी होता है ना ये मैपिंग प्रोवाइड कर रहा होता है प्रोटोकॉल नंबर, और इस तरह जो प्रोग्राम आइडेंटिफायर होता है ना वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में एक मैपिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी यूडीपी होता है वो प्रोटोकॉल पोर्ट से आइडेंटिफाई कर रहा होता है, और आगे चल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो प्रोग्राम आइडेंटिफायर वगैरह से उनको आइडेंटिफाई कर रहा होता है। अब अगर प्रोटोकॉल पोर्ट्स के एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे 2 एग्जांपल है, ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं कि पोर्ट नंबर 7 होते हैं ना वो किसके लिए यूज़ की जाती है। तो पोर्ट नंबर 7 की अगर बात करें तो यो इको सर्विस के लिए यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे जब भी पोर्ट नंबर 7 पे मैसेज आएगा ना तो इसका मतलब है कि इको सर्विस यूज़ हो रही है, या जब भी कोई इको सर्विस का मैसेज सेंड किया जाएगा ना तो वो पोर्ट नंबर 7 पे ही जाएगा। और इसी तरह अगर पोर्ट नंबर 37 की बात करें तो ये जो पोर्ट यूज़ हो रही थी हो रही थी टाइम सेवर सर्विस के लिए। अब ये दोनों चीज़ें आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो आपने इनको माइंड में रखना है। अब ये वाला पूरा क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि यूडीपी जो होता है ना वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि जो एंड पॉइंट है वो एप्लीकेशन है ये कंप्यूटर है। तो ये पॉइंट आपने लिखने होंगे कि वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा, यानी उसको किस तरह से पता चलेगा कि जो एंड पॉइंट है वो एप्लीकेशन है ये क्या है। तो इसका आंसर सिंपल है कि वो जो यूज़ करेगा ना वो प्रोटोकॉल पोर्ट को यूज़ करेगा और उससे पता चलेगा एंड पॉइंट है वो एप्लीकेशन है ना कि कंप्यूटर है। और आप उसमें ये रीज़न लिखेंगे कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मैकेनिज्म यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आपने ये वाली रीज़न लिखने की इस वजह से वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैकेनिज्म को यूज़ नहीं कर सकता। अब इसी तरह अगर आप एग्जांपल की बात करें तो आप ये वाला एग्जांपल जो है ना वहाँ पे जाके लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे एमसीक्यूज के हवाले से 2-3 पॉइंट हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है ना, टू एंगेज इन वन टू वन कम्युनिकेशन, यानी कि हमने पीछे देखा था जब एक तरफ भी एक एप्लीकेशन हो, दूसरी तरफ भी एक एप्लीकेशन हो, तो उसमें जो एप्लीकेशन होते हैं वो किस चीज़ों की उसकी ज़रूरत होती है। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन या आपको एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है लोकल पोर्ट नंबर चाहिए होता है। इसके बाद जो सेकंड होता है वो रिमोट आईपी एड्रेस चाहिए होता है, और इसी तरह जो लास्ट होता है वो होता है रिमोट पोर्ट नंबर चाहिए होता है। तो ये 3 चीज़ें चाहिए होती है, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। तो ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।